नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सौरभ पांडे। जैसा कि हम संस्कृत व्याकरण आपको पढ़ा रहे हैं और इससे पहले हम आपको मेषर सूत्र, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान और स्वर संधि के यण संधि और दीर्घ संधि, ये दो हम संधि बता चुके हैं। अगर वो देखना है तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम बताएंगे आपको गुण संधि की गुण संधि बनता कैसे है। आदि गुण गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुण, और अष्टाध्यायी के छठे अध्याय का पहले पाद का 87वां जो है ये सूत्र है आदि गुण। और यहाँ पर देखते हैं अदिंग गुण है और यहाँ आदि गुण है, दोनों में अंतर यहाँ क्या है, इसमें इंग लगा हुआ है। ये गुण संज्ञा सूत्र है, ये जो है आदिंग गुण, ये जो है गुण संज्ञा सूत्र होता है। ये अष्टाध्याय में पहले अध्याय का पहले पाद का दूसरा सूत्र है। आत्म मतलब हुआ और आ, तब ये जो हलंत है इसका लोप हो जाएगा। अब आदि गुण में बस आद ही समझना है। आद क्या है, अ और आ, ये समझ लिए। अब चलते हैं गुण संज्ञा में, देखते हैं। अदिंग मतलब अत हो गया, अत हो गया। यहाँ पर द में द का त हुआ है, त का द हुआ है, ए ऊपर है ही, फिर एंग हो गया, एंग प्रत्याहार है ये, इंग प्रत्याहार है। यही दोनों मिलकर क्या होते हैं, गुण होते हैं। गुण होते हैं कि गुण क्यों, कौन कौन से। अ का मतलब हुआ आ, अ, इंग का मतलब हुआ ए और ओ। ये तीन वर्ण आपके गुण संज्ञक वर्ण हैं, यानी गुण होते हैं। गुण संज्ञक वर्ण है ये, अ ए ओ, यानी कि ये गुण संज्ञक वर्ण है। गुण यानी गुण संज्ञा समझ लिया। अगर ये नहीं समझ रहे तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि अ जो है अत, अत का मतलब हुआ अ, तो पर हलंत था उसका लोप हो जाएगा। उसके बाद द में ए है, ए हो गया। इधर से गु के ऊपर जो है न लगा हुआ है, तो अंग हो गया, ये न एंग हो गया। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ आते हैं। मेषर सूत्र की तीसरी लाइन है ये। यही दोनों होंगे अ ए ओ, क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। यही आपका गुण हो जाएंगे, अ ए और ओ। अब ये देखिए आदि गुण में क्या हुआ, आ है, आद है, तो द पर हलंत है, ऐसे इसको ऐसे लोप किए तो क्या करेंगे, द का आदि में द का लोप हो गया, बचेगा क्या, आ मतलब इनका सवर्णी वर्ण आ हो गया और अ हो गया। आद का मतलब यही है, अ और आ। उसके बाद चलते हैं हम गुण। अब गुण कौन कौन से वर्ण हो रहे थे, अ ए और ओ। ये क्या है, गुण संज्ञक वर्ण है, गुण संज्ञक वर्ण है। तो मान लीजिए संधि में ये तो नहीं, अ तो नहीं आएगा, लेकिन ए और ओ आएंगे। ये गुण संज्ञा हमने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आगे आप चल के जब संज्ञा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है अ ए ओ गुण मिलेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि गुण जो है अ ए ओ होते ही हैं। महर्षि पाणिनि का एक कथन है कि जो सूत्र वो पहले लिख देते हैं वो बाद में वो सूत्र नहीं लिखते हैं। तो इससे पहले उन्होंने लिखा था, पहले ही आपका इको यणची सूत्र है। जब इको यणची सूत्र इससे पहले है तो जो इको यणची है, ये जो इको यणची है इसका ये देखिए, ये गुण संधि का सूत्र होता है 687 और इको यणची का 77 है। यानी कि इको यणची में जो आप महर्षि पाणिनि कह चुके हैं वो दोबारा गुण संधि में नहीं कहेंगे, इसलिए आपको अचि जो है गुण संधि में नहीं आया है। इसलिए हम जो इसमें भी इको यणची जो हम पढ़ते हैं, ये जो अचि है इसका हम अनुवृत्ति ले लेंगे, यानी अनुवृत्ति मतलब उधार। तो यहाँ हो गया अच, अच हो गया, इधर हो गया गुण, इधर हो गया आद। अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए आद का मतलब, आद ये है ही, इसको अ या आ कर लीजिए। अच में होगा, अच में क्या आएगा, अ इ उ री री ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर आएंगे। उसके बाद क्या है, यानी जब अब यहाँ पर देखिए, अब इसको आप समझ लीजिए। आदि मतलब अ या आ, इको यणची से अच सूत्र की अनुवृत्ति ली गई है तो अच हुआ, तो अच का मतलब पूरे स्वर। आप गुण संधि गुण संज्ञा सूत्र से क्या हो रहे थे, ए ओ हो रहे थे गुण संज्ञा सूत्र में। तो अ ए ओ जो है
ए और ओ यही हो जो आपके इस संधि में यही बताया जाएगा, और ये संज्ञा में बताया जाएगा। जब संज्ञा पढ़ाया जाएगा तब अ ए ओ बताया जाएगा, बाकी संधि में अ का मतलब नहीं है। अब जो है गुण संधि में ए ओ का मतलब है, यानी जब भी अ या आ के बाद कोई स्वर आए तो उनके स्थान पर ए और ओ हो जाएगा। जब भी अ या आ के बाद कोई स्वर आए तो उनके स्थान पर ए और ओ हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसा कि उदाहरण उप प्लस इंद्र। अब इसको गुण संधि करेंगे हम, ये होगा हो, ये होगा उप, बाहर आ गया अ। अब यहाँ देखिए अ या आ के बाद, ठीक, अ या आ के बाद है ही। अब इधर क्या हो गया ई, ई इधर है ही, इधर से क्या है द्र। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों, ये दोनों चेंज होकर ए हो जाएंगे। अब यहाँ एक और तरीका हम बता देते हैं। अब इसमें एक और चीज समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, अ प्लस ई, यानी अ इधर है, ई इधर है ही। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अ का उच्चारण होता है कंठ, और ई का होता है तालु। अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु। अ प्लस ई मिलकर ए हो रहे हैं। जब ए का अ प्लस ई मिलकर ए हो रहे हैं, अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु, तो कंठ और तालु मिलाकर ए हो रहा है। तो ए का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु, यानी अ प्लस ई मिलाकर कंठ और तालु हो रहे हैं। ये पहचानने का ट्रिक है कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, अ प्लस ई मिलकर ए हो रहे हैं, तो कंठ और तालु मिलकर कंठ तालु होंगे। कंठ तालु उच्चारण स्थान है ए का। ए दे तो कंठ तालु होता है ना, कंठ तालु। तो अ प्लस ई मिलकर ए हो रहे हैं, इधर से क्या हो जाएगा द्रह, इधर क्या हो जाएगा उप। अब ई की मात्रा प में जुड़ जाएगी, प में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा उपेन, इधर से क्या है द्रह, ये हो जाएगा उपेंद्र।